गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गलता लोहा और इस चैप्टर को लिखा है शेखर जोशी जी ने। तो आइए सबसे पहले हम शेखर जोशी जो लेखक हैं उनके बारे में समझते हैं। इन्होंने अपने परिचय देने से पहले 2 पंक्ति लिखी हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। और ये जो है पंक्ति लिया गया है दाजू पाठ से। अब शेखर जोशी के बारे में हम समझते हैं। इनका जन्म सन 1932 अल्मोड़ा में हुआ और ये अल्मोड़ा उत्तरांचल में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह। सम्मान पहल इनको जो है प्राप्त हुआ है अपनी लेखनियों पर। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की। रंग रंग से अलग अलग की कहानियाँ ये लोगों जो है लिखना शुरू किए और उसी के साथ में देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में ये आकर के खड़ी हो गई और उस पूरे उठान को नाम दिया गया नए कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान जो है वो पहले आता है, अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इनकी कहानी आंदोलन जो है वो प्रगतिशील पक्ष के जो है बारे में बताती है। समाज का मेहनत कश होना और सुविधा विहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है, मतलब देखने को मिलते हैं। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ यानी सच्चा ज्ञान का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं, मतलब अनुवाद किया जा चुका है। और उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू जो है वो बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एक बच्चा होता है जो अपने छोटे से ही उम्र में किस तरह से पैरों पे खड़ा होता है, इसके बारे में बताया है। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी इस कहानी पे हुआ है। गलता लोहा जो है वो शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक यानी सच्चाई, अर्थ गंभीर उतना ही अधिक देखने को मिलता है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही यानी मुंह से कुछ बोले बिना ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक, मेधावी यानी बच्चों बहुत तेज पढ़ने में, लेकिन वो बहुत ही गरीब है, युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उन मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमान हो जाता है यानी बेमानी हो जाती है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक यानी बच्चों होता है गौखा यानी छोटा सा अलमारी जैसे होता है, उसको हम बोलते हैं ताक, रख कर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है यानी दुकान पर बैठता ही नहीं है, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मतलब जाता है, वो भले ब्राह्मण होता है, जातिगत भेदभाव भी उस समय होते, फिर भी वो जाता है। लोहार के दोस्त जो होता है उसका दोस्त लोहार होता है और उसकी दुकान पे जाकर बैठता है और बैठता ही नहीं बल्कि वो काम को भी करके दिखाता है अपनी कुशलता को। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो बच्चों ये था इनका जीवन परिचय। अब आइए हम जो है पढ़ते हैं लेसन का नाम है गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगुझ शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। मतलब मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़े, शिल्पकार यानी जहाँ पर ये धनराम लोहार रहता था उसकी तरफ, और उसकी आवाज़ को सुनकर शायद वो गया था।
4-5 दिन से नहीं गया था, वो सिर्फ आवाज़ ही सुन रहा था, तो आज जो है वो वहाँ पे चला ही जाता है। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशान साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। यानी जैसे लोहार जब कोई लोहा पीटता है तो छीनी और हथौड़ी का प्रयोग करता है। निहाई यानी जिस पे रख करके लोहा को पीटा जाता है, वो भी लोहे का एक औजार होता है। तो उसी पे रख कर लोहा जब पीटते हैं तो धप धप की लोहे की आवाज़ आती है, और इसी सब आवाज़ को सुन करके वो जो है मोहन उस तरफ गया था उसे देखने के लिए। लंबे बेत वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर वो साफ करके आएगा। तो मोहन किस लिए निकला था बच्चों घर से? एक हंसिया लेकर निकला था। हंसिया यानी चारा काटने का औजार होता है, तो वो लेकर निकला था घर से कि हमारे खेत के आसपास बहुत कटीली झाड़ियाँ हो गई हैं और उन झाड़ियों को हम काट फाट करके अच्छे से साफ करके आएंगे। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब कैसे कहाँ कर पाते। और जो उसके पिताजी हैं वो बूढ़े हो गए हैं और उनका नाम है बंसीधर। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो बूढ़े बंसीधर जी हैं अब उनके ये बलबूते की बात नहीं है कि वो खेत में जाकर काम करें, और उन्होंने पहले भी नहीं किया था क्योंकि पुरोहिताई करके ही उन्होंने अपना घर संसार चलाया था अभी तक। वह भी अब कैसे कर पाते, एक तो बूढ़े हो गए हैं। यजमान लोग उनके निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन परिश्रम और श्रम व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। मतलब अब वो जो है प्रोताही के बल पे भी अपना घर संसार नहीं चला सकते हैं, यानी उनका शरीर अब जवाब दे रहा है धीरे धीरे। सुबह सुबह जैसे उससे हम सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा। जब देखा उसका पिताजी कि जो है बेटा जा रहा है खेत में, तब उनके पिताजी कुछ बोले। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की तो है नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ नहीं आता आखिर क्या करे। तो इस तरह से जो है वो अपने बेटे से बात कह रहे हैं कि मुझे गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्र पाठ करना है और बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि काफ़ी दूर है और मैं अब उतनी दूर तक पैदल जा नहीं सकता, और उनको हम एकाएक मना भी नहीं कर सकते। तो आखिर करे तो क्या करे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना ही वैसी गति है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार जो है हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कर दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। मतलब मोहन के पिताजी ये बात मोहन के सामने रखे ताकि मोहन उनकी जगह पे जा कर के वो काम करके आए, लेकिन मोहन को क्या लगा कि मेरे पास ना तो उसको जो है अनुष्ठान करने का कोई ज्ञान है ना अभ्यास है, और मैं ना पिता के जैसा जो है कोई अनुष्ठान या अभ्यास कर ही सकता हूँ। तो पिता का बात सुन करके उसने क्या किया, एकदम से अनसुना कर दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, इसीलिए जो है वो खेत की तरफ बढ़ गया था। लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। उसने क्या देखा, जो चारा काटने के लिए औजार लिया था जिसका नाम हंसिया है, तो वो हंसिया का जो धार होता है पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी। तो इसीलिए वो जो है धनराम लोहार के जो है पास जा रहा था। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था, मतलब वो लोहा को पीटने के लिए गर्म कर रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था, और उसका दोस्त जो मोहन था वो जो है वहाँ पे बैठे बैठे उसके दुकान पर उसकी सारी करतूतों को देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन जो अब बड़ा हो चुका है, ये सब इनके बड़े हो गए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, बचपन की अब बातें यहाँ से शुरू हो गई, दोनों बचपन की बातें करेंगे। तो वही कह रहा है मोहन कि मास्टर त्रिलोक सिंह जो हमको पढ़ाते थे वो तो अब तो मर चुके होंगे। वह दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, मतलब अब यहीं से अब वो दोनों बैठे बैठे अपनी बचपन की बातें शुरू कर रहे हैं। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला। यानी धनराम इस तरह से बात कर रहा है अपने दोस्त मोहन से। माँ साहब यानी मास्टर जी भी क्या आदमी थे यार,
अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। मतलब अभी पिछले साल ही मरे हैं वो, और यार इतने बड़े अपने हो गए हैं, फिर भी अभी तक उनके छड़ी यानी डंडे का डर हमारे मन में बैठा ही रहता था। दोनों हो करके हंसने लगे इस बात को सुनकर। कुछ क्षणों के लिए वह दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए थे, इसीलिए खूब खुश हो गए थे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। अब यहाँ पे शुरू होती है मोहन और धनराम के बचपन की बातें, और स्कूल में वो किस तरह से पढ़ाई करते थे और उनके गुरुजी कैसे थे त्रिलोक सिंह, उसके बारे में सब बातें हो रही हैं। तो क्या बता रहे हैं कि गोपाल सिंह की स्कूल के पास एक दुकान थी और वहीं पे हुक्का पीते थे, और हुक्का पी करके फिर जो है स्कूल के ग्राउंड में उसके गुरुजी आते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। यानी जब तक गुरुजी स्कूल के बाहर रहते थे दुकान पर, तब तक बच्चे खूब स्कूल में धमा चौकड़ी मचाते थे, पेड़ों से इस पेड़ पर उस पेड़ पर लटक लटक कर जो है खेलते थे। लेकिन जैसे ही गुरुजी उस स्कूल में प्रवेश करते थे, वैसे सारे बच्चे जो है शांत हो जाते थे। ऐसा लगता कि उनको जैसे सांप सूंघ गया हो। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? कौन पूछता है बच्चों? तो ये जो है धनराम सिंह जो है पूछते हैं। धनराम सिंह से, मोहन से और उसके सारे दोस्तों से ये त्रिलोक सिंह पूछते हैं कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? यह प्रश्न जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका सांबे स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मतलब ये सारी बातें जो है पता होने के बावजूद भी वो पूछते हैं बच्चों को कि अगर प्रार्थना होगी तो वो प्रार्थना जो है वहाँ तक दुकान तक सुनाई पड़ेगी, फिर भी जो है हमसे माँ साहब पूछ रहे हैं। इसके बाद कोई जवाब नहीं देता जब इसका, तो फिर वो बाद में प्रश्न करते हैं कि आज मोहन नहीं आया स्कूल में। मोहन उनका चहेता शिष्य था बच्चों, मतलब मोहन को बहुत प्यार करते थे। पुरोहित खानदान का कुशाग्र यानी बहुत तेज बुद्धि वाला बालक था, और वो पढ़ने में भी बहुत तेज़ था, गायन में भी बहुत तेज़ था, उसके जोड़ का कोई नहीं मिलता था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, और वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, यही प्रार्थना जो है सबसे पहले शुरू करता था। उसका पहला स्वर उठाकर प्रार्थना जो है वो शुरू करने में माहिर था बच्चों। लेकिन मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मतलब किसी भी बच्चे को अगर कोई सवाल कक्षा में पूछते हैं और अगर नहीं जवाब दे पाते तो वो सवाल फिर बाद में मोहन से पूछते और मोहन जो है उसका जवाब दे देता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फिसड्डी बालक यानी जो बच्चा बिल्कुल पढ़ने में खुशर था, बिल्कुल उसको कुछ आता ही नहीं था, तो उस बच्चे को बाद में बोलते कि मोहन इसने जवाब नहीं दिया, अब इसका जो है सज़ा तू देगा, पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। और क्या बोलते हैं कि ये बच्चा जो बालक है इसने जवाब नहीं दिए हैं, ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, अब इसको सज़ा देना है मोहन तुझे। और क्या करना है कि इसके कान पकड़, बोल इसको कान पकड़े और 10 बार उठक बैठक करे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे। मतलब धनराम भी पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था, तो इसलिए जो है त्रिलोक सिंह मास्टर ने कई बार मोहन को धनराम को भी मारने के लिए बोला था और मारे भी थे, या कान खिंचवाए थे। मतलब कान भी खिंचवाते थे, डंडे भी मरवाते थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, और इस बात को लेकर के थोड़ी देर के लिए मोहन जो है धनराम जो है मोहन से ईर्ष्या रखता था, लेकिन फिर बाद में दोनों एक हो जाते थे क्योंकि दोनों मित्र थे। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगतिहीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी समझा ही नहीं। बाद में बल्कि वो समझ लेता था कि कोई बात नहीं, ये तो बड़ी जाति का है और जो है इसी को ही सभा का अधिकार मिलते हैं, तो ये हमको मारता है तो कोई बात नहीं, ये बात समझ लेता था वो। बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा, इसीलिए गुस्सा नहीं करता था जब भी कभी मोहन धनराम को मारता था पढ़ाई ना करने पर। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना है कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था वो।
और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। मतलब जिस तरह से गांव में गरीब लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले या मजदूर के बच्चे जो होते हैं, उसी तरह से जो ये धनराम था वो भी तीसरे क्लास तक ही पढ़ पाया और ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। तो बच्चों, अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे बिल्कुल पढ़ने में डफोर होते हैं, उनको जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान ध्यान देना चाहिए बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। तो उस पर कम ध्यान देते थे त्रिलोक सिंह मास्टर। एक तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं था। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ ही लिया, धनुआ, मतलब धनराम को जो है गांव की भाषा में बोलते थे, धनुआ कहते थे, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना तो। यानी त्रिलोक सिंह मास्टर एक दिन अचानक जो है क्लास में आए और बोले कि धनराम यानी धनुआ खड़ा हो जा और तेरा का पहाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था बच्चों। मतलब वो 12 तक का पहाड़ा तो सरल होता है, तो 12 तक का पहाड़ा उसने तो याद कर लिया, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ के जैसा हो गया। मतलब बिल्कुल उसको याद ही नहीं होता था। वो बहुत मुश्किल से जो है किसी भी तरह से कोशिश करता था तो भी नहीं होता था। मुश्किल से तो उसने 12 तक याद किया था। तो उसने क्या बोलता, 13 एकम तेरे, तेरे दूनी 24। मतलब 13 दूनी कितना होता है बच्चों, 13 का 13, 13 दूनी 26 होता है। तो इसने क्या बोल दिया, 13 दूनी 24। यानी गलत बोला, उसको बिल्कुल नहीं आता 13 का पहाड़ा। इतने में ही गुरुजी ने अर्थात त्रिलोक सिंह मास्टर जी ने उसको सटाक एक छपकी मारी सटाक से, और एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगा दी थी और वह टूट गई, इतना ज़ोर से मारा। तो गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। संटी यानी बच्चों डंडा होता है, एक संटा घास होता है, उसमें जो है डंडे जैसा मजबूत घास होता है, तो उसको तोड़कर लाते हैं, उसी से जो है मारते हैं। एक प्रकार का डंडा है ये संटी, पतला सा होता है, नाले के किनारे सरपत का होता है वो। तो फिर वही जो है जब मारे टूट गया तो उसने बोला कि जा दूसरा जो है तोड़ कर ला संटी, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। मतलब गुरुजी ने उसी को मारा और संटी यानी डंडा टूट गया तो उसी को ही भेजे कि जा दूसरा डंडा टूट कर ला, और इसके बाद फिर उसी से मारकर तुझे अभी मैं बताता हूँ कि 13 का पहाड़ा कैसे याद किया जाता है। और मोहन ये सब देख रहा था। धनराम जो है डंडा लेने चल पड़ा। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। मतलब इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं थी। जिसको मार खाना है और डंडा अगर टूट गया है, डंडा नहीं है, तो उसी को भेजते थे, जा डंडा लेकर आ। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। मतलब डंडा भी तोड़ने जाते थे जब बच्चे, जिसको भेजा जाता था, तो वो माँ साहब को ध्यान में रख करके कि अगर हम पतला सा, छोटा सा या ख़राब डंडा ले जाएंगे तो सर हमको और मारेंगे, इसीलिए उनका नाम सुनते ही उनके बारे में सोचकर अच्छे से अच्छे जो है छपकी या डंडे को तोड़कर ले जाते थे बच्चे। ऐसा लगता था जैसे किसी और को मारना है। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। मतलब पूरा दिन वो जो है 13 एकम 13, 13 दूनी 26 के बजाय 24 बोल बोल के थक गया, मगर उसे पहाड़ा याद नहीं हुआ। गलत ही बोलता रहा। आप चाहे इसको उसकी मंदबुद्धि कह लो या यूँ कह लो कि धनराम का डरा हुआ वो मन था, जिसकी वजह से वो पहाड़ा नहीं याद कर पा रहा था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। मतलब नहीं पढ़ पाया, नहीं याद हुआ। लेकिन इस बार माँ साहब त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग, बेत यानी डंडे का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक चला दी। यानी उन्होंने मारा नहीं बल्कि जो है मुँह से बहुत कुछ बोला। क्या बोला, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, क्योंकि वो लोहार था इसीलिए बोला कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। मतलब तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा लोहा लोहा लोहा, पीटना, जलाना, काटना ही भरा हुआ है, तो तेरे विद्या का ताप यानी तेरे अंदर विद्या कहाँ से आएगी। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए जो है पकड़ा दी, और इसके बाद खुद जो है मास्टर जी जो थे अपने झोले में से 5-6 हंसिए दराती यानी हंसिए जो है निकाला, और इसके बाद जो है दे दिया कि ले इसमें धार लगा कर ले आना।
किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। मतलब बच्चा ही था, छोटा था, जैसे थोड़ा समझदार हुआ तो उसके पिताजी पढ़ाने के बजाय उसे अपने धंधे पर बैठाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम अर्थात धनराम का ये पिता का नाम है गंगाराम, इसका चुनाव स्वयं करते थे। यानी काम गलत हो जाता था तो वो खुद डंडा तोड़कर लाते थे और उसको मारते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्था जो भी उनके हाथ में आता उसी से जो है उसको प्रसाद देते, यानी उसी से उसको मारने लगते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, यानी मर गए, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत जो है संभाल ली, यानी पापा के अपने पिताजी का विरासत उन्होंने खुद संभाला। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे, यानी उसके दुकान को जो है धनराम का दुकान कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। त्रिलोक सिंह मास्टर भी भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोताही करने वाले बंसीधर तिवारी का हौसला और बढ़ गया। मतलब जब सुने बंसीधर कि हमारा बेटा जो है प्राइमरी स्कूल पास करते करते उसको जो है छात्रवृत्ति मिली है, आगे पढ़ाई वो अच्छे से कर सकता है, पढ़ने में अच्छा है, तो उनके अंदर की भी थोड़ी हौसला जो है बढ़ गई और वह भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। मतलब उनकी पीढ़ियों से ये धंधा चल रहा था प्रोताही करने का, जिससे उनका गुजर बसर अच्छे से नहीं हो रहा था, इसीलिए वो निराश हो रहे थे और अब सोच रहे थे कि अगर बच्चा मेरा पढ़ने में इतना अच्छा है तो हम जो है उसको आगे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। दान दक्षिणा के बूते वह किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। अब मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्र मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब मोहन पढ़े लिखेगा, बड़ा कोई अफसर बन जाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा तो उनके घर की जो दरिद्रता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो यही चीज़ वो हमेशा सोचते रहते थे उनके पिताजी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। उसके लिए जो है कर्म करने पड़ते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गाँव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। मतलब बरसात के समय में बीच में नदी भर जाती थी और नदी के उस पार स्कूल था, तो अभी आना जाना कितना मुश्किल हो रहा था। तो बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मादा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। मतलब इस तरह से जब बच्चा पढ़ने जाता, उतना दूर पैदल जाता, पैदल आता तो थक जाता था, तब उसके पिताजी उसके अंदर उत्साह भरने के लिए जो है उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते और किस तरह से बालक जो है बुद्धिमान होते हैं, कैसे उनके अंदर विद्या आता है, उसकी आदत कैसे लगती है, ये सारे उदाहरण देकर उसको उत्तेजित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय किया। मतलब नदी के बाद जहां पे स्कूल था उसी गांव में बंसीधर ने एक जो है यजमान के यहाँ जहां पर प्रोताही करने जाते थे उनसे कहा कि मेरे बच्चे को बरसात तक अपने घर पे रखो, यहीं से स्कूल जाने दिया करो। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गाँव लौट आता था। मतलब जब नदी में पानी कम हो जाता था या सूखने लगता था तब जो है मोहन गांव से अपने गांव में आता था। उस गांव से संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारों यानी बच्चों घास काटने वाले लोगों के साथ जो घास काटने जाते हैं चारा के लिए गाय भैंस के साथ नदी पार करके आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए। मतलब इतना ज़्यादा बाढ़ आया कि जो है झाड़ झंखाड़ झाड़ी जो थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे, पात पत्ते, ये सब उसमें बहने शुरू हो गए। तो अनुभवी घसियारों ने, मतलब उनको तो अनुभव था पहले से कि इस तरह से होता है, उन्होंने तेज़ी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते ना पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। मतलब बहुत ज़्यादा गंदा पानी माटी को घसीटते हुए बहुत तेज़ी से इनके पास आकर पहुंचा। वह लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि मतलब ये घटना सुने कि जब पानी की बाढ़ में आज ये सब फंस गए थे तो उनको थोड़ी चिंता होने लगी और दूसरी बात पढ़ाई की भी चिंता होने लगी। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गाँव आया हुआ था, उन्हीं की जाति का था। वो बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उसे सुझाव दिया
कि मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। इस तरह से उसके पिताजी को आश्वासन दिए। और बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। मतलब जब बंसीधर ने यूँ सोचा कि हमारे समाधान जो है हो गया है समस्या का, तो उनको ऐसा लगा कि ये तो हमारे लिए भगवान के जैसा है। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा, यानी वो भावुक हो गए। भरे गले से वो केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, यानी जाति से जाति का लोगों का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा, यानी छुट्टियां जब पूरी हो गई तो वो वापस लौटा। तो माँ बाप अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। मतलब वो अपने माँ बाप से बिछुड़कर और एक अनजाने शहर में अनजाने लोग के यहाँ गया था, और वो थोड़ा डरा सा लगता था। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय यहीं से शुरू होता है बच्चों। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज हाथ जो है बटाने का साधन बन गया। मतलब मोहल्ले में भी जो आजू बाजू की औरतें होती थी, वो भी जो है अपना काम उससे निकलवा लेती थी। कभी कोई कहता था मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, कभी कहता मोहन एक कपड़े तो धोबी को दे आ, कभी कोई कहता मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह से जो है सब उसको नौकर की तरह बना दिए थे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। और ये जो रमेश था जो लेकर गया था, वो जो है मोहन को कभी भी अपना भाई नहीं बताता था कि हमारा भाई या बंदा है, क्योंकि जो है उसको थोड़ी बेइज्जती महसूस होती थी, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। और अगर कोई पूछता था कौन है, तो बोल देता था नौकर है हमारे घर का। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक ही साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी, यानी गांव का वह तेज छात्र जो था पढ़ने में, शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, यानी वो वहाँ के वातावरण में घुल मिल नहीं पाया। उसका जीवन एक बधी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गाँव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। कि मतलब गांव नहीं जाना है, अगले क्लास की जो है ट्यूशन चलेंगे या एक्स्ट्रा क्लास चलेंगे, तुमको यहीं पे रहकर पढ़ाई करना है। इस तरह से उसको वहीं पे रहना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थे, सवाल रमेश और उनकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मतलब वो तो एक बहाना था कि तुमको अगले क्लास की पढ़ाई का जो है तैयारी करना है, बल्कि ज़्यादा उनको अपने घर में नौकर की तरह काम करता था उसकी सुविधा का सवाल था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया कि अब वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि और कोई जो है चारा उसके पास नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन भी इतना समझदार था कि उसके ऊपर चाहे जो बीत रहा था, लेकिन वो अपने घर वालों को अपनी सारी बातों को बताकर माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह दुखी नहीं करना चाहता था, और बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने भी देख रहे थे, इसलिए वो हमेशा चुपचाप रहता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। जब वो 8वीं पास करके अपने गांव में आया और वापस फिर से लखनऊ गया 9वीं कक्षा के लिए, तब वहाँ के लोगों का जो है हाव भाव देखकर उसको समझ में आ गया कि अब ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहकर पढ़ाई करूँ। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों लोग BA MA करके जो है मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। मतलब तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, उससे अच्छा तो तुम कोई अपने हाथ का काम सीख लो। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया, जहाँ पर बच्चों काम सिखाया जाता है। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वो तो रोज़ जैसे काम करता था पहले, वैसे भी रोज़ करता है। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में हमेशा व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। काम सीखने के बाद बंसीधर ने से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते। मतलब मोहन कहाँ है, आपका लड़का कहाँ है, दिखता नहीं, तो वो बताते कि पढ़ने के लिए जो है लखनऊ गया है। और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बन के लौटेगा, उनके पिताजी को अर्थात बंसीधर को। लेकिन जब उन्होंने वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपना स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। तब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों कि जब उनको सच्चाई का पता चला कि उनका बेटा जो है लखनऊ में जाकर क्या कर रहा है,
तब उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत सदमा पहुंचा और वो लोगों के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे थे। मतलब वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमने जो सपना देखा था और जो लोगों से कहे थे, अब उसके सामने कैसे हम साहस जुटाकर जाएं और बताएं कि ये सब तो झूठ हो गया। धनराम ने भी एक दिन उससे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हुई है, मतलब वो सेक्रेटरी है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम ने भी एक दिन जब मोहन के बारे में पूछा तो फिर यही जवाब मिला था कि वो जो है सेक्रेटरी के पद पे हो गया है और धीरे धीरे वो बड़ा पद जो है ग्रहण करेगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, क्योंकि त्रिलोक सिंह मास्टर भी तीसरी चौथी में उसको हमेशा बोलते थे कि आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष ना लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए। मतलब बंसीधर जो है अच्छी तरह से और उसके बारे में कुछ बयान नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, क्या बताते, क्योंकि जो है उनका बेटा तो वहाँ जाकर कुछ और ही कर रहा था। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर आज तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। मतलब ये सारी बातें बचपन की है, दोनों दोस्त आपस में मिले हैं बड़े होने के बाद, तब ये सारी बातें कर रहे हैं। धनराम ने मोहन के हसुए के फाल को बेत से निकाल कर भट्ठी में पहले तपाया। हसुआ का फाल का मतलब होता है जो बेत होता है, जो पकड़ा जाता है, और जो फाल होता है यानी वो हसुआ लोहे का जो भाग होता है वो, उसको भट्ठी में डाला और मन लगाकर उसकी धार जो है गढ़ दी, यानी धार तेज कर दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता, ऐसा जो है उसने बोला। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही ना हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। मतलब जो ब्राह्मण लोग होते थे वो जो है इधर लोहार के आसपास या उनके जो है टोले में नहीं आते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा लेते थे और चले जाते थे, बैठते तो बिल्कुल नहीं थे। इस तरह से जाति भेदभाव पहले बहुत चलता था बच्चों। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठाने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ गया था। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो ब्राह्मण इधर खड़ा तक नहीं होता था वो आकर आज बैठा कैसे इतनी देर तक। लेकिन प्रकट करने में उससे कुछ नहीं कहा और कुछ कहा नहीं और काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा ना फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मतलब वो लोहे के छड़ को धनराम लोहा जो था उसको गर्म करके गोलाई का आकार देना चाहता था, लेकिन वो आकार नहीं दे पा रहा था। मोहन कुछ देर उससे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारने लगा। मतलब वो अब धनराम करने लगा है, धनराम कर रहा था, अब मोहन करने लगा ये काम। अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघर गोले का रूप दे डाला। तो जो है ये काम मोहन कर दिया। और मोहन कैसे किया बच्चों, क्योंकि लखनऊ में जो तकनीशियन स्कूल में उसने भर्ती कराए थे वहाँ पर इसने जो है यही शायद जो है लोहे का काम ही सीखा था, लोहा पीटने का, गरम करने का और उसको आकार देने का। इसीलिए वो धनराम से अच्छा जो है लोहे को आकार दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था, मतलब अचानक और इतनी जल्दी हो गया था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। मतलब धनराम कुछ गलती कर सके ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। वह आवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन, यह है बच्चों जो है उसके दुकान की फ़ोटो, मोहन और धनराम जहाँ पे बैठे हुए हैं।
की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में। मतलब वो तो सोचने लगा कि जो ब्राह्मण के लोग होते हैं वो इधर तो आते नहीं हैं, बैठते तक नहीं है, और ये कहाँ जो है एक लोहे के छड़ को सुंदर सा आकार दे दिया। तो ये सब बातें जो है उसको बहुत ही आश्चर्य में डाल रही थी। उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था, वह शक्ति दृष्टि से संकित यानी शंका भरी दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा ये सब करते हुए। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। मतलब कहीं गलती तो नहीं हुई गोला बनाने में। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि मतलब धनराम की तरफ ऐसे देखने लगा कि जो मैंने गोला बनाया है वो अच्छा है कि नहीं है, अब कुछ तो बता। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। मतलब उसने एक ऐसी चीज़ों का सर्जन कर दिया था जो कभी जो है धनराम ने सोचा भी नहीं होगा, और वो इस तरह से जो है किया था कि ना तो उसमें स्पर्धा की भावना थी, ना किसी प्रकार की हार या जीत की भावना थी। ये तो जो है उसके काम करने का तरीका था, और उसने क्या सीखा था और कैसे जो है ये कर दिखाया, ये सारी बातें दोनों दोस्त आपस में जो है बातें कर रहे थे, बता रहे थे एक दूसरे को। अब बच्चों ये थी पूरी कहानी, इसीलिए इसका नाम दिया है गलता लोहा। ये कहानी पूरी होती है और इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो और जो है पढ़ने के बाद इसको अपने बुक में से ढूंढ के अपनी नोटबुक में लिखना है साफ़ सुथरी सुंदर राइटिंग में। इसके साथ साथ नीचे शब्द छवि यानी शब्दार्थ दिए हैं उसको भी लिखकर याद करना है बच्चों। इसके साथ आपको ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि हम रोज़ डेली आपको इस तरह से अच्छी वीडियो देते रहें। ओके, थैंक यू।